हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं। भाग एक, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। यहाँ से 30 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बच्चे डाट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। विकल्प नंबर 1 समाजीकरण, विकल्प नंबर 2 संस्कृत, विकल्प नंबर 3 ट्यूशन, विकल्प नंबर 4 मीडिया। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है ट्यूशन। इसकी व्याख्या देखते हैं। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी मीडिया, समाजीकरण और संस्कृत के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि विकल्प नंबर 1 उनकी भाषा को समझना मुश्किल है, विकल्प नंबर 2 परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं, विकल्प नंबर 3 वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं, विकल्प नंबर 4 वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि विकल्प नंबर 1 बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, विकल्प नंबर 2 पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, विकल्प नंबर 3 प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, विकल्प नंबर 4 बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गार्डनर के बहुप्रतिभा सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 7 प्रकार की प्रतिभाएं बुद्धि होती हैं। किसी में 2 या अधिक प्रधान मुख्य प्रतिभा बुद्धि हो सकती है, वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें 7 प्रतिभाएं संतुलित रूप से होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। विकल्प नंबर 1 बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, विकल्प नंबर 2 आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, विकल्प नंबर 3 है बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में, विकल्प नंबर 4 बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। इसकी व्याख्या देखते हैं। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। विकल्प नंबर 1 यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, विकल्प नंबर 2 यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है, विकल्प नंबर 3 यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है, विकल्प नंबर 4 इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर डी इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है। इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा अनिवार्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों में प्रगतिशीलता डांट के कारण हो सकती है। विकल्प नंबर 1
एक संसाधन समृद्ध वातावरण। विकल्प नंबर 2 सफल माता पिता। विकल्प नंबर 3 एक अनुशासित दिनचर्या। विकल्प नंबर 4 आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बच्चों में प्रगतिशीलता आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के कारण हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो विकल्प नंबर 1 उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। विकल्प नंबर 2 उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्यधारा की भाषा सीख सके। विकल्प नंबर 3 है बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। विकल्प नंबर 4 उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर ए एक उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। विकल्प नंबर 1 उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। विकल्प नंबर 2 उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। विकल्प नंबर 3 है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। विकल्प नंबर 4 है शिक्षक द्वारा अनुकूल और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 शिक्षक द्वारा अनुकूल और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 9 अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। विकल्प नंबर 1 अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। विकल्प नंबर 2 उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश। विकल्प नंबर 3 बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। विकल्प नंबर 4 एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना। सही विकल्प बताइए। सही उत्तर है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। विकल्प नंबर 3 उपयुक्त तरीका यही नहीं है। विकल्प नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 है अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो नंबर 1 डिसलेक्सिक हैं। नंबर 2 सृजनात्मक हैं। नंबर 3 प्रत्यास्थी हैं। विकल्प नंबर 4 है विकलांग हैं। सही विकल्प क्या है बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 सृजनात्मक हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो सृजनात्मक हैं। यह प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास के सहसंबंधों की परिणति के रूप में व्यवहार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। विकल्प नंबर 1 कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। विकल्प नंबर 2 है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। विकल्प नंबर 3 है अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। विकल्प नंबर 4 किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। विकल्प नंबर 1 डर। विकल्प नंबर 2 ध्यान। विकल्प नंबर 3 उत्तेजना। विकल्प नंबर 4 स्मृति। सही विकल्प बताइए। सही उत्तर है डर।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डर मानवीय भावना का एक मुख्य स्वरूप है जो किसी व्यक्ति की सुरक्षा या सुरक्षा में धमकी देने वाली किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? विकल्प नंबर 1, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। विकल्प नंबर 2 है, बच्चे के गायों को कभी नहीं देखा है। विकल्प नंबर 3 है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। विकल्प नंबर 4, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1 है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभवों पर आधारित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। यह बताता है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के उसके अनुभव पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन है? विकल्प नंबर 1, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। विकल्प नंबर 2 है, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। विकल्प नंबर 3 है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। विकल्प नंबर 4, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी शिक्षक द्वारा जब अपनी पाठ्यचर्या में कक्षा के वातावरण को इस अनुकूल बना दिया जाता है कि कक्षा के सभी छात्र अपने शिक्षक से प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हों, तो यह बच्चों में अधिगम सीखने की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाता है। अतः एक शिक्षक की भूमिका तब अधिक महत्व रखती है जब उपयुक्त वातावरण में बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अधिगम का मतलब है सीखना, या सीखने से मतलब है लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? विकल्प नंबर 1, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। विकल्प नंबर 2 है, अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। विकल्प नंबर 3 है, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। विकल्प नंबर 4 है, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विकल्प नंबर 1, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। नंबर 2 है विकल्प नंबर, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विकल्प नंबर 3, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। विकल्प नंबर 4, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 है,
वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका अधिगम के संदर्भ में एक उपयुक्त संसाधन के रूप में मानी जाती है, जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को सूचना प्रदान करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में कहानी एवं रंगीन चित्र उन्हें रोचकता प्रदान करते हैं, जिससे बच्चे उनसे आकर्षित होकर अधिक तीव्र रूप से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डॉट से प्राप्त की है। विकल्प नंबर 1 व्यवहारवाद, विकल्प नंबर 2 रचनावाद, विकल्प नंबर 3 संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकल्प नंबर 4 मानवतावाद। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2 रचनावाद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। रचनावाद एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि बच्चों का अधिगम सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार होता है। यह स्पष्ट करता है कि लोग वस्तुओं व पर्यावरण का अनुभव करके और अनुभवों पर प्रतिबिंबित करके दुनिया के संबंध में अपनी समझ और ज्ञान कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि विकल्प नंबर 1 वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, विकल्प नंबर 2 वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, विकल्प नंबर 3 वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, विकल्प नंबर 4 है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कक्षा के अंदर छात्रों द्वारा शिक्षकों से विविध विषयों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि छात्र नियमित रूप से अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं तो प्रतीत होता है कि शिक्षक छात्रों को नियमित रूप से अधिगम की गुणात्मकता को समृद्ध करने हेतु उन्हें प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। विकल्प नंबर 1 शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, विकल्प नंबर 2 कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, विकल्प नंबर 3 है शिक्षक की वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, विकल्प नंबर 4 है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3 शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है। विकल्प नंबर 1 है चुप्पी साधे रहने के लिए, विकल्प नंबर 2 शिक्षकों को निर्देश देने में, विकल्प नंबर 3 बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में, विकल्प नंबर 4 है बच्चों को अपनी शिक्षा को भी नियमित और मॉनिटर करने के लिए। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और निगरानी मॉनिटरिंग मतलब निगरानी करने में मदद करता है। जब छात्र अपना स्वयं मूल्यांकन करते हैं तो उससे उन्हें अपनी गलतियों और प्रगति को जानने में मदद मिलती है। इससे उन्हें सीखने के सर्वश्रेष्ठ मार्ग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प नंबर 1 सीखने और प्रदर्शन करने की
एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है। विकल्प नंबर 2, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। विकल्प नंबर 3, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकल्प नंबर 4 है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण को अधिक प्रभावित होते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भूमिका है। इस प्रकार विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है। विकल्प नंबर 1, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। विकल्प नंबर 2 है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। विकल्प नंबर 3 है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। विकल्प नंबर 4, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। पियाजे स्विट्जरलैंड के रचनावादी वैज्ञानिकों पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के रचनावादी वैज्ञानिक थे। उनके द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता तथा परिमार्जित होता रहता है, अर्थात बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं तथा अपनी दुनिया के विषय में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। विकल्प नंबर 1, प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियात्मक विचार का विकास। विकल्प नंबर 2, अहम मान्यता। विकल्प नंबर 3, अनुत्क्रमणीयता। विकल्प नंबर 4 है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। चलिए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिसमें दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक होती है। इस अवस्था में बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी न होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। वह खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिकाधिक बढ़ाता है। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य के संबंध तथा तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डांट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विकल्प नंबर 1, यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। नंबर 2, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। नंबर 3, वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। विकल्प नंबर 4 है, वे अपने शरीर का निपुणता प्राप्त करते हैं। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसकी व्याख्या देखते हैं। खेल समय बिताने का एक सुखद तरीका है, परंतु इसके अतिरिक्त यह युवा बच्चों के विकास में निम्न प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खेल के द्वारा बच्चों में सहयोगात्मक भावना का विकास होता है, बच्चों में प्रतियोगी भावना का विकास होता है, बच्चों का शारीरिक विकास होता है, टीम वर्क की भावना विकसित होती है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विकल्प नंबर 1 है सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विकल्प नंबर 3 है विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? विकल्प नंबर 4 क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। जब अध्यापक द्वारा बच्चे से प्रश्न को विभिन्न तरीके से हल करने को कहा जाता है तो उन्हें वह गंभीरता से सोचने के लिए आमंत्रित यानी मजबूर करता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विकल्प नंबर 1 है थीमैटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई, परीक्षण रैंकिंग। विकल्प नंबर 2 है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। विकल्प नंबर 3 है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। विकल्प नंबर 4 करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4 करके सीखना, परियोजना विधि, सह सहयोग से सीखना। विकल्प नंबर 4 करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। क्वेश्चन नंबर 27 है, नहीं व्याख्या देख लेते हैं 26 की। बच्चों द्वारा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना आदि प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। विकल्प नंबर 1 स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। विकल्प नंबर 2 स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। विकल्प नंबर 3 है जीवन सच्चा शिक्षक है। विकल्प नंबर 4 है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। चलिए हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बच्चे के समाजीकरण के लिए स्कूल एक महत्वपूर्ण संस्था है जहां बच्चे नए विश्व व समाज के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्कूल जीवन के विभिन्न पहलुओं के विषय में शिक्षा प्रदान करता है, अतः स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें यह बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? विकल्प नंबर 1 है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। विकल्प नंबर 2 यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। विकल्प नंबर 3 है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। विकल्प नंबर 4 है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। अधिकांश लोग उच्च नैतिकता में विश्वास करते हैं तथा सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इस प्रकार से वे अधिकांश कार्य नैतिक तर्क के अनुसार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। विकल्प है उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है। विकल्प नंबर 2 एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। विकल्प नंबर 3 उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। विकल्प नंबर 4 उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। सही विकल्प बताइए। विकल्प नंबर 2 है एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं।
चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र जब उस संदर्भ को संदर्भित करता है कि जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। इस सिद्धांत को सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व विकल्प एक है में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। विकल्प नंबर दो में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। विकल्प नंबर तीन है समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। विकल्प नंबर चार स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। सही विकल्प बताइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर एक है, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है।